नमस्ते बच्चों। आज हम अपने इस वीडियो क्लास में शब्द भेद विचार यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द किसे कहते हैं ये देखेंगे। उसके साथ ही विकारी अविकारी शब्द को भी देखेंगे। विकारी शब्द के कुल 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय इत्यादि। इन्हें हम इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शब्द भेद विचार क्या होता है इसे जानेंगे, समझेंगे और उसके साथ ही विकारी अविकारी शब्द को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शब्द भेद विचार शब्द किसे कहते हैं इसे देख लेते हैं। अक्षर का मूल घटक वर्ण है। अक्षर तब बनता है जब वर्ण में स्वर मिलाया जाता है, जैसे ह प्लस ए इज इक्वल टू है। ठीक है, एक या एक से अधिक अक्षरों से जब अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है वह अक्षर या शब्द समूह शब्द कहलाता है। जैसे है, माँ, चाचा, पढ़ाई, किताब इत्यादि। ये सभी अर्थपूर्ण शब्द हैं। बच्चों, यहाँ पर रूपांतर की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम विकारी शब्द को पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पर निम्नलिखित विकारी शब्दों को पढ़कर इन्हें अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़कियाँ पुस्तकें पढ़ती हैं। वह गेंद फेंकता है, उसने गेंद फेंकी। यह नीला कपड़ा है, ये नीली साड़ियाँ हैं। रेखा को नीले कंगन भाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार सावन में आता है। बल्लेबाज ने चौका लगाया, बल्लेबाज ने चौके लगाए। बच्चों, ये वाक्य और इनके मूल रूपों में लिंग, वचन, कारक एवं क्रिया के अनुसार जो परिवर्तन हुआ है उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लड़का पुस्तक पढ़ता है में लड़का शब्द के साथ ने प्रत्यय लगने पर लड़के ने रूप बना। पढ़ता है का भूतकालीन स्त्रीलिंग रूप पढ़ी बना। ठीक है, लड़की पुस्तक पढ़ती है और लड़कियों ने पुस्तकें पढ़ी में लड़का का स्त्रीलिंग रूप लड़की बना। वैसे ही लड़की का बहुवचन रूप लड़कियां बना। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें बना। पढ़ती है का बहुवचन रूप पढ़ती हैं बना। ठीक है, वैसे ही नीला का नीली, नीले, आता है, आती है, चौका लगाया, चौके लगाए। ये सभी शब्दों के मूल रूप में लिंग, वचन, कारक एवं क्रिया के अनुसार हुए बदलाव हैं। उन्हें ही विकार या व्यय यानी परिवर्तन कहते हैं। ऐसे शब्दों को विकारी या सव्यय शब्द कहते हैं। तो चलिए हम विकारी शब्द की परिभाषा को भी देख लेते हैं। जिन शब्दों के रूप में अर्थ के कारण अथवा दूसरे शब्दों के लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण विकार या बदल हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को विकारी शब्द किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। अब हम अविकारी शब्द को भी समझ लेते हैं। थोड़ा इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। गाड़ी धीरे चलती है, ट्रक धीरे चलता है। हमेशा आगे बढ़ते जाओ, हमेशा आगे बढ़ते जा। तुम कल आना, तू कल आ। पैसे चेक से भेजें या ड्राफ्ट से। पैसा चेक से भेजें या ड्राफ्ट से। शालिनी और वैशाली बैंक में काम करती हैं। राम और श्याम बैंक में काम करते हैं। रविंद्र नहीं आया परंतु उसका पत्र आया। गीता नहीं आई परंतु उसकी चिट्ठी आई। अगला वाक्य, शरद छत पर टहलता है, मालन जमीन पर सोती है। घर के सामने मंदिर है, पन्ना सेठ की दुकान के सामने पाठशाला है। भगवान के अलावा गरीबों का हितैषी कौन है? गीता देवी के अलावा अबलाओं का पक्षधर कौन है? वाह क्या अच्छी योजना है, वाह क्या अच्छा नजारा है। अरे आप इतनी देर तक काम कर रहे हैं, अरे आप इतने समय तक काम कर रहे हैं। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में धीरे, आगे, कल, या, और, परंतु, पर, सामने, अलावा, वाह, अरे इन शब्दों की तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा। अविकारी शब्द की परिभाषा को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे वाक्य में परिवर्तन होने पर भी ये शब्द जैसे के वैसे रहें। इस प्रकार जिन शब्दों का वाक्यों में उपयोग करते समय लिंग वचन विभक्तिनुसार उस शब्द के मूल रूप में कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्दों के भेद कुछ इस प्रकार हैं। शब्दों के मुख्य दो भेद होते हैं, विकारी या सव्यय शब्द, दूसरा अविकारी या अव्यय शब्द। विकारी शब्दों के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों के भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय इत्यादि। इस प्रकार विकारी एवं अविकारी कुल मिलाकर 8 शब्द भेद होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर विकारी शब्द भेद के पहले भेद संज्ञा को देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। लड़का किताब पढ़ता है, रमेश किताब पढ़ता है। कुत्ता भौंकता है, मोती भौंकता है। नदी बहती है, गंगा बहती है। पहाड़ की चोटी पर चढ़ना मुश्किल है, हिमालय की चोटी पर चढ़ना मुश्किल है। शहर साफ सुथरा होना चाहिए, मुंबई साफ सुथरी होनी चाहिए। पानी हमारा जीवन है, गेहूं के आटे की रोटी अच्छी लगती है। फूल सुगंधित हैं, गुलाब सुगंधित हैं। सेना देश की रक्षा करती है, गुलदस्ता देकर अतिथि महोदय का स्वागत किया गया। बुढ़ापा बचपन या पुनरागमन हुआ करता है, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। गीत पत्थरों ने गाया। अब इनकी ओर ध्यान दीजिए। लड़का, कुत्ता, दृश्य प्राणियों की जाति विशेष का बोध होता है। नदी, पहाड़, शहर और फूल दृश्य वस्तु या पदार्थ की जाति विशेष का बोध होता है। ठीक है, पानी, गेहूं
द्रव या पदार्थ का बोध होता है। सेना और गुलदस्ता दृश्य समूह विशेष का बोध होता है। बुढ़ापा और गीत दृश्य पदार्थ न होते हुए भी उनके या क्रिया के गुण, भाव, दशा या नाम का बोध होता है। ठीक है, कुछ और भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे रमेश मोती, गंगा हिमालय, मुंबई गुलाब। किसी विशिष्ट प्राणी या वस्तु के नाम का बोध होता है। ये सभी संज्ञाएं हैं। तो संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, दृश्य या अदृश्य वस्तु या भाव का नाम सूचित करने वाले विकारी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इन संज्ञाओं को जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव या पदार्थवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, क्रियार्थक, संतानवाचक में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो संज्ञा के भेदों को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं पढ़ते हैं और उसके रेखांकित संज्ञाओं में अंतर जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अ और आ दो ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें पहला, हर आदमी मेहनत करता है। आ में रमेश दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, भारत नदियों पहाड़ों का देश है। गंगा पवित्र नदी है। हिमालय पर्वतों का राजा है। सामने बड़ी इमारत खड़ी है, यह बिंदिया भवन है। घोड़ा तेज जानवर है। चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था। बगीचे में फूल खिले हैं। नेहरू उद्यान में गुलाब के फूल खिले हैं। जातिवाचक संज्ञा अ ब्लॉक में देखिए, यहाँ अ में आदमी, नदी, पहाड़, देश, इमारत, घोड़ा, जानवर, बगीचा, ये ऐसी संज्ञाएं हैं जो एक ही जाति विशेष के प्राणी, वस्तु या स्थान, शहर का बोध कराती हैं। हर एक जाति के प्राणी, वस्तु में एक सर्वसम्मत संकल्पना होती है। जैसे इसकी परिभाषा इस प्रकार है, एक ही जाति की संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञाएं कहा जाता है। अब हम आ ब्लॉक के व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी देख लेते हैं। आ में रमेश, गंगा, हिमालय, भारत, बिंदिया भवन, चेतक, नेहरू उद्यान, गुलाब, ये क्रमशः आदमी, नदी, पहाड़, देश, इमारत, घोड़ा, प्राणी, इन वस्तुओं का बोध कराते हैं। ये नाम भी उन वस्तुओं के लिए दिए गए काल्पनिक नाम ही हैं। तो इसकी परिभाषा को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जिस संज्ञा विशेष से एक खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर संज्ञा के तीसरे भेद को भी देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञाएं। अ, रमेश दीपक का मित्र है। अच्छे लड़के के साथ मित्रता होनी चाहिए। दीपा सीधी लड़की है। आज दुनिया में सीधापन बड़ी मुश्किल से नजर आता है। सच बोलने से क्यों डरते हो? सच बोलने में डर किस बात का? करेला कड़वा होता है। करेले की कड़वाहट भाती नहीं। बच्चों, यहाँ मित्रता, सीधापन, डर, कड़वाहट, ये शब्द व्यक्ति, वस्तु, विशेषण या क्रिया में पाए जाने वाले किसी धर्म यानी गुण, भाव होते हैं। संज्ञाओं की तरह हम इन्हें प्रत्यक्ष में देख या दिखा नहीं सकते।
ऐसी संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिस संज्ञा विशेष से किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेषण या क्रिया में पाए जाने वाले धर्म यानी गुण, भाव, अवस्था या व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के अन्य भेद को भी देखेंगे। जैसे चौथा भेद है द्रव या पदार्थवाचक संज्ञाएं। जल, तेल, घी ऐसी चीजें हैं जो द्रव्य पदार्थों में गिनी जाती हैं। वैसे ही चावल, गेहूं, शक्कर, आटा ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें पदार्थों में गिना जाता है। ऐसी चीजों को द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञाएं कहा जाता है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। ऐसी चीजें जिन्हें द्रव्य या पदार्थ में गिना जाता है, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। संज्ञा का पांचवा भेद समूहवाचक संज्ञाएं हैं। कक्ष, दल, संघ, गिरोह, गुच्छा, गुलदस्ता ऐसी संज्ञाएं हैं जिनका उल्लेख करते ही एक विशेष समूह सामने आ जाता है। जैसे दल कहते ही किसी न किसी खास कार्य के लिए बने एक से अधिक समूह का बोध होता है। परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है, ऐसी संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर संज्ञा को समझने के लिए हम संज्ञा भेद दर्शिका को भी देख लेते हैं। ऐसा विकारी शब्द जिससे वस्तु विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के नाम तथा गुण, अवस्था तथा व्यापार का बोध होता है। ठीक है। पहला धर्म और वस्तु। धर्म में भाववाचक और जातिवाचक विशेषण संज्ञाएं हैं और वस्तु में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, क्रियार्थक संज्ञा और संतानवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है। हम यहाँ पर पहले संज्ञा भेद दर्शिका के धर्म संज्ञा को देख लेते हैं। एक भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या वस्तु में पाए जाने वाले किसी धर्म यानी गुण, अवस्था या व्यापार का बोध होता है। ठीक है। जातिवाचक से लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता का बोध होता है। विशेषण से गर्म, गर्मी, सीधा, सीधापन, भला, भलाई और क्रिया से घबराना, घबराहट, चलना, चाल होता है। ठीक है। अब हम वस्तुवाचक संज्ञा को देखेंगे। व्यक्तिवाचक गांधी जी, श्री राम, हिमालय, गंगा, भारत। जातिवाचक मनुष्य, पहाड़, नदी या देश। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक जल, तेल, शक्कर इत्यादि। समूहवाचक वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध कक्ष, दल, संघ, गिरोह, सेना, भीड़, गुच्छ, मंडली, मंडल, परिवार, झुंड, फलों का गुच्छा इत्यादि। क्रियार्थक संज्ञा शब्द का उपयोग संज्ञा के रूप में हो। जाना, आना, उठना, बैठना, झगड़ना, बिगड़ना इत्यादि। संतानवाचक संज्ञा मानव, राघव, मारुति, द्रौपदी, आत्रेय, पांडव, कौंतेय, राघेय इत्यादि हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने शब्द भेद विचार में शब्द किसे कहते हैं, रूपांतर की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण, विकारी शब्द, अविकारी शब्द को समझते हुए विकारी शब्द के संज्ञा के भेदों को पढ़ा। ठीक है। हम अपनी अगली वीडियो क्लास में सर्वनाम, उसके भेद और विशेषण और उसके भेद को पढ़ेंगे।
ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।